नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। एक ओर चांद डूबता है, दूसरी ओर सूरज उगता है। आशा चली गई, लेकिन महेंद्र के नसीब में अभी तक विनोदनी के दर्शन नहीं। महेंद्र डोलता फिरता जब तक किसी बहाने माँ के कमरे में पहुंच जाता, लेकिन विनोदनी उसे पास आने का कोई मौका ही ना देती। महेंद्र को ऐसा उदास देखकर राजलक्ष्मी सोचने लगी, बहू चली गई है, इसलिए महेंद्र को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब महेंद्र के सुख दुख के लिहाज से माँ गैर जैसी हो गई है। हालांकि इस बात के जेहन में आते ही उसे मर्मांतक कष्ट हुआ। फिर भी वो महेंद्र को उदास देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने विनोदनी से कहा, इस बार इन्फ्लुएंजा के बाद मुझे दमा जैसा कुछ हो गया है। बार बार सीढ़ियाँ चढ़कर मुझसे ऊपर जाते नहीं बनता। महेंद्र के खाने पीने का ख्याल तुम्ही को रखना है बिटिया, उसकी हमेशा की आदत है। किसी के जतन के बिना महेंद्र रह नहीं सकता। देखो ना, बहू के जाने के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया है। और बहू की भी बलिहारी, वह चली गई। विनोदनी बोली, जरूरत क्या है बुआ? राजलक्ष्मी, अच्छा कोई जरूरत नहीं, मुझसे जो हो सकेगा वही करूंगी। वह उसी समय महेंद्र के ऊपर वाले कमरे की झाड़ पोछ करने जाने लगी। विनोदनी कह उठी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं ही जाती हूँ। मुझे माफ करो बुआ, जैसा तुम कहोगी करूंगी। राजलक्ष्मी लोगों की बातों की कतई परवाह नहीं करती थी कि मृत्यु के बाद से दुनिया और समाज में उन्हें महेंद्र के सिवा और कुछ नहीं पता। विनोदनी ने जब समाज की निंदा का इशारा किया तो वह खींच उठी। जन्म से महेंद्र को देखती आई हैं, उसके जैसा भला लड़का मिलता कहाँ है। जब कोई उसकी आलोचना करता तो राजलक्ष्मी से रहा न जाता। उन्हें लगता कि इसी पर उसकी जबान गल क्यों नहीं गई। महेंद्र कॉलेज से लौटा और आज अपने कमरे को देखकर ताज्जुब में पड़ गया। दरवाजा खोलते ही चंदन और धूप की खुशबू से घर महक उठा था। मसहरी में रेशमी झालर, बिछोने पर धपधप धुली चादर और पुराने तकिए के बजाय दूसरा रेशमी फूल कढ़ा चौकोर तकिया। उसकी खूबसूरत कढ़ाई विनोदनी की काफी दिनों की मेहनत का फल था। आशा उससे पूछा करती थी, ये चीजें तू बनाती आखिर किसके लिए है गिरगिरी? विनोदनी हंसकर कहती, अपनी चिता की सेज के लिए, मरण के सिवा अपने लिए है भी कौन। दीवार पर महेंद्र को जो तस्वीर थी, उसके फ्रेम के चारों कोनों पर बड़ी कुशलता से रेशमी गांठें बांधी गई थी। नीचे की तिपाई पर फूलदानियां में सजे गुलदस्ते, मानो महेंद्र की प्रतिमूर्ति को किसी अजाने भक्त की पूजा में दी हो। कुल मिलाकर घर की शक्ल ही बदल गई थी। खाट पहले जहां थी वहां से थोड़ी खिसकी हुई थी। कमरे को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। खाट के पास की दो बड़ी अलमारियों में कपड़े डालने से एक ओट जैसी हो गई थी, जिससे फर्श पर बैठने का बिछौना और रात को सोने की खाट अलग अलग हो गई थी। कांच की जिस अलमारी से आशा की शौकिया सजावट थी, खिलौने थे, उसके कांच पर अंदर से लाल कपड़ा जड़ दिया गया था। अब कुछ न दिखता था। कमरे के पुराने इतिहास की जो भी निशानी थी, नए हाथ की नई सजावट से वो ढक गई थी। थका मांदा महेंद्र फर्श के साफ सुथरे बिछौने पर लेट गया। तकियों पर माथा रखते ही एक मीठी सी खुशबू मिली। तकिए की रुई में नाग केसर का पराग और कुछ इत्र डाला गया था। महेंद्र की आंखें झपक गईं। ऐसा लगा इस तकिए पर जिन हाथों की कला कुशलता की छाप पड़ी है, मानो उसी की चंपा कली से उंगलियों की सुगंध आ रही है। इतने में चांदी की तस्तरी में फल फूल और कांच के गिलास में बर्फ डला अन्नास का शरबत लिए नौकरानी आई। महेंद्र ने बड़ी तृप्ति से खाया। बाद में चांदी के डिब्बे में पान लेकर विनोदनी आई, बोली, इधर कई दिन में खाने के समय ना आ पाई, माफ करना। और जो चाहे सो करो, मगर मेरे सिर की कसम रही, मेरी आंख की किरकिरी को यह मत लिख भेजना कि तुम्हारी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। जहां तक मुझसे बनता है करती हूँ। विनोदिनी ने पान का डिब्बा महेंद्र की तरफ बढ़ाया। पान में भी आग खेलने की तकीर थी। महेंद्र ने कहा, सेवा जतन के मामले में कभी कभी ऐसी कमी रहना भी अच्छा है। विनोदनी बोली, क्यों भला?
महेंद्र ने कहा, बाद में उलाहना देकर ब्याज समेत वसूलने की गुंजाइश जो रहती है। महाजन जी, सूद कितना? महेंद्र ने कहा, खाने का समय हाजिर ना रही तो बाद में हाजिर होने के बाद भी बकाया रह जाएगा। विनोदनी बोली, ऐसा कड़ा हिसाब है तुम्हारा कि देखती हूँ तुम्हारे हाथों पड़ जाने पर छुटकारा नहीं। महेंद्र ने कहा, हिसाब कड़ा तो उसे कहते हैं जब वसूला जा सके। यदि वसूल ही ना पाओ तो हिसाब रखना अपने पास। विनोदनी ने तुरंत उत्तर दिया, वसूल करने योग्य है भी क्या, मगर कैद तो कर ही रखा है। एकाएक मजाक को गंभीर बनाते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। महेंद्र ने भी गंभीर होकर कहा, तो यह कैद खाना है, क्यों? ऐसे में रोज की तरह नौकर तिपाही पर बत्ती रख गया। अचानक आंख पर रोशनी पड़ी तो हाथ की ओट करके नजर झुकाए विनोदनी ने कहा, क्या पता भाई, बातों से तुमसे कौन जीते, मैं तो चली। महन ने अचानक कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बंधन जब मान ही लिया है तो फिर जाओगी कहाँ? विनोदनी बोली, छी छोड़ो, जिसके भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की कोशिश कैसे? विनोदनी जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर चली गई। महन सुगंधित तकिए पर सिर रखे बिछावन पर पड़ा रहा। उसके कलेजे में खलबली मच गई। सूनी सांस, सूना कमरा, नौ बसंत की बयार। विनोदनी का मन मानो पकड़ में आया आया। लगा महन अब अपने उसको सहमित नहीं कर पाएगा। जल्दी से उसने बत्ती बुझा दी, दरवाजा बंद कर लिया और समय से पहले ही बिस्तर पर सो गया। बिछावन भी तो यह पिछले वाला नहीं, 4-5 गद्दे पड़े थे, काफी नरम एवं खुशबू। यहाँ भी अगर की, खस की या काहे की, ठीक ठीक समझ में नहीं आया। महेंद्र बार बार इस उस करवट लेटने लगा, मानो कोई भी पुरानी एक निशानी मिले कि उसे जकड़ ले, मगर कुछ भी हाथ ना आया। रात के 9 बजे दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बाहर से विनोदिनी ने कहा, भाई साहब आपका भोजन, दरवाजा खोलिए। महेंद्र जल्दी से उठा और दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ लगाया, लेकिन दरवाजे को खोला नहीं। फर्श पर पट पड़ गया। बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाहर से घबराहट भरी आवाज आई, तबीयत तो खराब नहीं, पानी ला दूं या और कुछ चाहिए? महेंद्र ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विनोदनी बोली, आपको हमारी कसम, क्या हुआ है बताओ। अच्छा चलो, तबीयत खराब है तो कुंडी तो खोलो। महेंद्र ने जोर से कहा, नहीं खोलूंगा, तुम जाओ। महेंद्र फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और आशा की स्मृति को सूनी सेज पर टटोलने लगा। लाख कोशिश करने पे भी जब नींद ना आई तो दवा और कलम लेकर आशा को खत लिखने बैठा। उसने लिखा, आशा, अब और ज्यादा दिन मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे ना रहने से ही मेरी सारी प्रवृत्तियां जंजीर तोड़कर मुझे न जाने कहाँ खींच ले जाना चाहती हैं। जिससे राह देख देख कर चलूं, वह रोशनी कहाँ? वो रोशनी तो तुम्हारी विश्वास भरी आंखों की प्रेमपूर्ण दृष्टि है। मेरी मंगल ध्रुव, तुम जल्दी चली आओ, मुझे अविचल बनाओ, मुझे बचाओ, मेरे हृदय को भर दो। मैं न जाने कब तक लिखता रहा। दूर, बहुत दूर के कई गिरजों की घड़ियों में 3 बजे। कलकत्ता की सड़कों पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट थम चुकी थी। मोहल्ले के उस छोर पर किसी नटी के कंठ के बिहक की जो तान उठ रही थी, वह भी सारी दुनिया पर फैली हुई शांति और नींद में बिल्कुल डूब गई। आशा को हृदय से याद करके और मन के आवेग को लंबे पत्र में जाहिर करके महेंद्र को काफी राहत मिली और लेटते ही उसे नींद आने में देर न लगी। सुबह उसकी नींद खुली तो बेला हो आई थी। कमरे में धूप आ रही थी। महेंद्र जल्दी से उठ बैठा। रात की बातें मन में हल्की हो गई थी। देखा, रात की लिखी चिट्ठी दबात के दबी तिपाई पर पड़ी है। उसे फिर से पढ़ गया। उसे लगा, अरे यह क्या किया, यह तो मानो उपन्यास का वृतांत हो गया। गनीमत कहो कि भेजी नहीं। क्या सोचती आशा मन में? आधी बात तो वो समझती ही नहीं। रात को जो भी आवेग बेहिसाब बढ़ गया था, उसकी याद आते ही महेंद्र शर्मसार हो गया। चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। सरल भाषा में आशा को एक छोटा सा पत्र लिखा। और कितनी देर करोगे? तो तुम्हारे बड़े चाचा के आने में अगर विलम्ब हो तो मुझे वैसा लिखो, मैं खुद आकर तुम्हें ले आऊंगा। अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा। महेंद्र वापस आ गया और कुछ ही दिनों में आशा काशी पहुंच गई। इससे अन्नपूर्णा को बड़ी आशंका हुई। आशा से वह तरह तरह के सवाल पूछने लगी। क्यों री चुन्नी, कैसी है तेरी वाह की किरकिरी? तेरी राय में जिसके मुकाबले दूसरी गुणवंती नहीं? सच मौसी, मैंने बढ़ाकर बिल्कुल नहीं कहा। जैसी बुद्धि वैसा ही रूप।
कामकाज में उतनी ही कुशल। तेरी तो सच्ची ठहरी। तू तो गुणवंती बताएगी ही। घर के और दूसरे लोग क्या कहते हैं? माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती मौसी। जब भी वो अपने घर जाने को कहती, माँ परेशान होती हैं। उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। घर के नौकर नौकरान भी बीमार पड़ जाएं तो माँ सी बहन सी उसकी सेवा करती रहती है। और महंत की क्या राय है? उन्हें तो तुम जानती हो, निहायत अपना कोई न कोई हो, उन्हें नहीं जचता। हर कोई उन्हें चाहता है, लेकिन उनसे अब तक ये पटरी नहीं बैठी। सो क्यों? जोर जबरदस्ती मैं कभी मिला भी देती हूँ, पर बोल चाल लगभग बंद ही समझो। कितने कम बोलने वाले हैं, मालूम ही नहीं। लोग समझते हैं कि दम्भी हैं, मगर बात वैसी नहीं है। दो एक खास खास आदमियों के सिवा औरों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अंतिम बात कहकर आशा को अचानक लाड़ लगी। उसके दोनों गाल तमतमा उठे। अन्नपूर्णा खुश होकर मन ही मन हंसी। बोली, ठीक कहती हो, महेंद्र जब आया था यहाँ, उसका नाम कभी उसकी जबान पर नहीं आया। आशा ने दुखी होकर कहा, यही तो उनमें खामी है। जिसे नहीं चाहते वह मानो है ही नहीं। उसे मानो न कभी देखा न जाना। शांत स्निग्ध मुस्कान से अन्नपूर्णा ने कहा, और जिसे चाहता है, मानो जन्म जन्मांतर उसी को देखता जानता रहा है। यह भाव भी है उसमें, है ना चुन्नी? आशा ने उत्तर न देकर नजरें झुका ली। अन्नपूर्णा ने पूछा, और बिहारी का क्या हाल है चुन्नी? वह शादी करेगा कि नहीं? यह सुनते ही आशा का चेहरा गंभीर हो गया। वो सोच ही ना पाई कि क्या जवाब दे। आशा को निरुत्तर देखकर अन्नपूर्णा घबरा गई। पूछा, सच सच बता चुन्नी, बिहारी बीमार बीमार तो नहीं है? आशा ने कहा, देख मौसी, उनकी बात उन्हीं से पूछ। अचरज से अन्नपूर्णा ने कहा, क्यों? आशा बोली, यह मैं नहीं बता सकती। कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अन्नपूर्णा चुपचाप बैठी सोचने लगी। हीरे जैसा लड़का बिहारी कैसा हो गया है? उसका नाम सुनते ही चुन्नी उठकर बाहर चली गई। किस्मत का फेरा। सांझ को अन्नपूर्णा पूजा पर बैठी थी कि कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी। गाड़ी वान घर वाले को पुकारता हुआ दरवाजे पर थपकी देने लगा। पूजा करती हुई अन्नपूर्णा बोल उठी, अरे लो, मैं तो भूल ही गई। आज कुंज की सास और उसकी बहन की दो लड़कियों के आने की बात थी इलाहाबाद से। शायद आ गई हैं सब। चुन्नी, बत्ती लेकर दरवाजा तो खोल जरा। लालटेन लिए आशा ने दरवाजा खोल दिया। बाहर बिहारी खड़ा है। वो बोल उठा, अरे ये क्या भाभी, मैंने तो सुना था तुम काशी नहीं आओगी। आशा के हाथ से लालटेन छूट गई। उसे मानो भूत दिख गया। एक सांस में वह दुतल्ले पर भागी और घबरा कर चीख पड़ी, मौसी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं इनसे कह दो आज ही चले जाएं। पूजा के आसन पर अन्नपूर्णा चौंक बोली, अरे किनसे कह दूं चुन्नी? आशा ने कहा, बिहारी बाबू यहाँ भी आ गए, और बगल के कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। नीचे खड़े बिहारी ने सब सुन लिया। वह उल्टे पांव भाग जाने को तैयार हो गया, लेकिन पूजा छोड़कर अन्नपूर्णा जब नीचे उतर आई तो देखा बिहारी दरवाजे के पास जमीन पर बैठा है। उसके शरीर की सारी शक्ति चली। वह रोशनी नहीं लाई थी। अंधेरे में बिहारी के चेहरे का भाव न देख सकी। बिहारी भी उन्हें न देख सका। अन्नपूर्णा ने आवाज दी, बिहारी। बिहारी का बेबस शरीर एड़ी से चोटी तक बिजली की चोट से चौंक पड़ा। बोला, चाची बस, और एक शब्द भी न कहो, मैं चला। बिहारी ने जमीन पर ही माथा टेका। अन्नपूर्णा के पांव भी न छुए। माँ जिस तरह से गंगा सागर में बच्चे को डाल आती हैं, अन्नपूर्णा ने भी उसी तरह रात के उस अंधेरे में चुपचाप बिहारी का विसर्जन किया। पलटकर उसे पुकारा नहीं। देखते ही देखते गाड़ी बिहारी को लेकर ओझल हो गई। आशा ने उसी रात महेंद्र को पत्र लिखा। आज शाम को एकाएक बिहारी यहाँ आए थे। बड़े चाचा कब तक कलकत्ता लौटेंगे ठिकाना नहीं। तुम जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। उस दिन रात तक जागते रहने और भारी आवेग के कारण सुबह महेंद्र के मन में एक अवसाद सा था। फागुन के अधबीज गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। सुबह सवेरे महेंद्र अपने सोने के कमरे के एक ओर बैठकर पड़ता था, लेकिन आज वो तकिए के सहारे फर्श पर पड़ा था। बेला हो आई, पर वो नहाने नहीं गया। रास्ते में फेरी वाले आवाज लगाते हुए गुजरने लगे। दफ्तर जाने वाली गाड़ियों की अविराम गड़गड़ाहट। पड़ोसी का नया मकान खड़ा हो रहा था। मजदूर ने छत की कुटाई की ताल पर एक स्वर से गाने लगी।
हल्की गरम दक्षिणी बयार से महेंद्र की दुखती नसें सिठी हो आई। कोई कठिन निश्चय, कोई दुरूह चेष्टा मन से जूझना आज के इस अलसाए गिरे गिरे से बसंत के दिन के लायक न था। भाई साहब, आज आपको क्या हो गया है? नहाओगे नहीं? खाना तैयार है। अरे सो रहे हो? तबीयत खराब है? सिर दुख रहा है? विनोदिनी ने और पास आकर उसके माथे पर हाथ रखा। अधमुंधी आंखों और लड़खड़ाई आवाज से महन ने कहा, आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, नहाऊंगा नहीं आज। विनोदनी मनुहार से करती ही बोली, ना नहाओगे तो थोड़ा सा कुछ खा ही लो। जिद करके विनोदनी उसे रसोई में ले गई और बड़े जतन और आग्रह से खिलाया। खा पीकर महेंद्र फिर आकर लेट गया। विनोदनी उसके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे सिर दबाने लगी। आंखें बंद किए महेंद्र ने कहा, तुमने अभी खाना खाया नहीं है? भाई किरकिरी जाओ, खाना खा लो। विनोदनी न गई। अलसाई दोपहरी के गर्म झोंकों से घर के पर्दे उड़ने लगे। दीवार के पास वाले नारियल के पेड़ की बेमानी मरमराहट कमरे में आने लगी। महेंद्र का कलेजा जोर जोर से थिरकने लगा और विनोदनी का घना निश्वास उसी ताल पर महेंद्र के कपाल पर पड़े बालों को नचाता रहा। किसी के भी गले से एक शब्द ना निकला। महेंद्र सोचने लगा, और छोर से हीन मैं इस संसार के अनंत स्रोत में बहा जा रहा हूँ। जरा देर के लिए कभी कहीं नाव अगर किनारे पे लगे तो उससे किसी का क्या आता जाता, और कितने दिनों के लिए। सिरहानी बैठी महेंद्र का सिर सहलाती विनोदनी का सिर बेवल यौवन के भार से धीरे धीरे झुका जा रहा था। विनोदनी की लटों की नोक महेंद्र के कपोलों को छू रही थी। हवा से हिलती हुई लटों के कोमल स्पर्श से उसका सारा शरीर रह रहकर कांप उठने लगा। सांस मानो कलेजे के पास रुक गई। बाहर निकलने की राह ना मिली। महेंद्र झटपट उठ बैठा, बोला, मेरी क्लास है, मैं कॉलेज चलूं? यह कहकर वो विनोदनी की तरफ ताके बिना खड़ा हो गया। विनोदनी बोली, परेशान ना हो, कपड़े में ला देती। जाकर वो महेंद्र के कॉलेज जाने के कपड़े ले आई। महेंद्र जल्दी जल्दी चला गया, लेकिन कॉलेज में उसका मन न लगा। देर तक पढ़ने में भी जी लगाने की कोशिश की, मगर बेकार। आखिर वो जल्दी ही घर लौट आया। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा पेट के नीचे तकिया रखे जमीन पर बैठी विनोदनी कोई किताब पढ़ रही है। घने काने बालों का ढेर उसकी पीठ पर बिखरा पड़ा है। महेंद्र के जूतों की आवाज शायद उससे सुनाई नहीं दी। पैर दबाकर महेंद्र उसके करीब जा खड़ा हुआ। पढ़ते पढ़ते उसने विनोदनी को एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए देखा। महेंद्र ने कहा, अरे ओ करुणामयी, कल्पना की दुनिया के लिए हृदय की फिजूल खर्ची मत करो। पढ़ क्या रही हो? विनोदनी घबराकर उठ बैठी। उसने किताब अपने आंचल में छिपाने का असफल प्रयास किया। महेंद्र ने झपट कर छीनने की कोशिश की। देर तक हाथापाई छीना झपटी के बाद महेंद्र ने विनोदनी के हाथ से किताब छीन ली। देखा बंकिम बाबू की लिखी विष वृक्ष थी। जल्दी जल्दी सांस लेती हुई गुस्से में मुंह फेरकर विनोदनी चुप हो गई। महेंद्र के कलेजे में बेहद उथल पुथल मची थी। बड़ी कोशिश के बाद वह हंसकर बोला, जा, बेहद छका दिया। मैंने सोचा था कुछ बड़ी ही गोपनीय चीज होगी, और पहाड़ खोदने के बाद निकली क्या? चूहिया ही ना, बंकिम बाबू की विष वृक्ष। विनोदनी संकोच से बोली, मेरे पास भला क्या गोपनीय हो सकता है? सुनू तो जरा। महेंद्र के मुख से अनायास से निकल पड़ा, कहीं बिहारी की चिट्ठी आई होती तो? पल भर में विनोदनी की निगाह से बिजली छिटक पड़ी। अब तक मानो कामदेव कमरे के कोने में खिलवाड़ कर रहा था। वो मानो दूसरी बार जलकर राख हो गया। विनोदनी जलती हुई एक लपट की तरह लम्हे भर में उठ खड़ी हुई। महेंद्र ने विनोदनी की कलाई पकड़कर कहा, माफ करो विनोद, मैंने तो मजाक किया था। विनोदनी ने तेजी से अपनी कलाई छुड़ा ली और कहा, मजाक आखिर किसका? उनसे मैत्री के योग्य होते तो मैं मजाक सह लेती। तुम्हारा दिल बड़ा है, छोटा है, मैत्री करने की जरूरत नहीं, फिर मजाक। विनोदनी चलने लगी तो मैन ने दोनों हाथों से उसके पैर थाम लिए। ठीक इसी समय सामने एक छाया दिखी। मैन महन ने चौंक कर उसके पैर छोड़ दिए। देखा बिहारी खड़ा था। बिहारी ने अपनी स्थिर दृष्टि से दोनों को जलाते हुए शांत और गंभीर स्वर में कहा, बड़े बेमौके आ पहुंचा मैं तो। खैर, मुझे बहुत ज्यादा देर ठहरना नहीं है। केवल एक बात कहनी थी। मैं काशी गया था, मुझे पता नहीं था
कि भाभी वहाँ हैं। अनजाने उनके प्रति ये कसूर हो गया। उनसे माफ़ी माँगने का अवसर नहीं है, तो तुमसे माँगने आया हूँ। जाने-अनजाने अगर कभी मेरे मन को कोई पाप छू गया हो, तो उसके लिए उन्हें भी कभी कोई दुःख ना सहना पड़े। तुमसे यही एक मेरी विनती है। अचानक बिहारी के सामने उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई। इससे महेंद्र का मन दहक उठा। अभी उदार बनने का मौका ना था। वो ज़रा हँसकर बोला, "एक कहावत है, ठाकुर घर से कौन? तो मैंने केला नहीं खाया, तुम्हारा ठीक वही हाल है। मैंने तो तुम्हें दोस्त मानने को कहा, न इनकार करने को। फिर माफ़ी माँगकर साधु बनने क्यों आए हैं?" बिहारी कुछ देर खड़ा रहा, फिर जवाब देने को जोरदार कोशिश से उसके होंठ काँप उठे। तो विनोदनी बोल पड़ी, "बिहारी बाबू, तुम कोई जवाब मत दो, कुछ मत कहो। ये आदमी जो कुछ भी ज़ुबान पर लाया, वह उसी के मुँह का कलंक हो रहा है। वह कलंक तुम्हें नहीं छुपाया है।" जाने विनोदनी का कहा बिहारी के कानों तक पहुँचा या नहीं, जैसे स्वप्न में चलता हो। वो वहाँ से सीढ़ियों पर होकर नीचे उतरने लगा। विनोदनी पीछे लगी हुई गई, कहा, "भाई साहब, मुझसे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, झिड़कना है तो झिड़क दो।" बिहारी फिर भी जब कुछ न बोला और आगे ही बढ़ने लगा, तो विनोदनी ने आगे आकर दोनों हाथों से दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। बेहद नफरत से उसे झटक कर बिहारी चला गया। उसे यह भी न मालूम था कि उस झटके से विनोदनी गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ सुनकर महेंद्र दौड़ा आया। विनोदनी के बाएं हाथ की कोहनी फूट गई थी, लहू बह रहा था। महेंद्र बोला, "उफ, काफ़ी कट गया है।" और अपने महीन कुर्ते से थोड़ा-सा कपड़ा फाड़कर महेंद्र ने वहाँ पट्टी बाँध देनी चाही। विनोदनी ने झट से अपना हाथ हटा लिया, कहा, छोड़ दो, लहू बहने दो।" महेंद्र ने कहा, "पट्टी बाँधकर एक दवा देता हूँ, दर्द जाता रहेगा, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा।" विनोदनी परे खिसक गई, बोली, "मैं दर्द मिटाना ही नहीं चाहती, ये जख्म रहे।" महेंद्र ने कहा, "आज बेताब होकर दूसरे के सामने मैंने तुम्हारी हेठी की है, माफ कर सकोगी मुझे?" विनोदनी बोली, "माफी किस बात की? ठीक किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? मैं किसी को नहीं मानती। जो मुझे धक्का देकर गिरा जाते हैं, वही क्या अपने सब हैं? और जो पैर पकड़कर खींचते हुए रोके रखना चाहते हैं, वह भी कोई नहीं।" महेंद्र उन्मत्त सा गदगद स्वर में बोला, "विनोदनी, तो मेरे प्रेम को तुम पैरों से ठुकराओगी नहीं?" विनोदनी ने कहा, "सिर आँखों पर रखूंगी। जिंदगी में मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला कि मैं नहीं चाहिए कहकर लौटा दूं।" महेंद्र ने फिर तो दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, "तो फिर मेरे कमरे में चलो। आज मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम भी मुझे चोट पहुंचाकर चली आई हो। यह मलाल जब तक मिट नहीं जाता, मुझे न खाने में चैन है, न सोने में।" विनोदनी बोली, "आज नहीं, आज छोड़ दो मुझे। अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई है तो माफ करना।" महेंद्र बोला, "तुम भी माफ कर दो मुझे, वरना रात भर मैं सो नहीं सकूंगा।" विनोदनी बोली, "मैंने माफ कर दिया।" उसी दम विनोदिनी से प्यार और क्षमा करने दर्शन पाने के लिए महेंद्र व्यग्र हो उठा, लेकिन उसके मुंह की ओर नजर पड़ते ही वो ठिठक गया। विनोदनी नीचे उतर गई और वह भी छत पर टहलने लगा। आज अचानक बिहारी के सामने उसकी चोरी पकड़ी गई। इससे उसके मन में मुक्ति की एक खुशी आई। चोरी चुपके में एक घिनौनापन है। वह घिनौनापन मानो एक आदमी पर प्रकट होने से बहुत हद तक जाता रहा है। मन ही मन वो बोला, खुद को भला बताकर मैं अब यह झूठ नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ, यह बात झूठी नहीं है। अपने प्रेम के गर्व से उसकी अकड़ इतनी बढ़ गई कि खुद को बुरा मानकर वो अकड़ में गर्व का अनुभव करने लगा। सांझ के सन्नाटे में मौन ज्योतिर्लिंगों से भरे अनंत संसार के प्रति एक अवज्ञा का भाव दिखाते हुए वो सोचने लगा, कोई चाहे मुझे कितना ही बुरा क्यों ना कहे, लेकिन मैं प्यार करता हूँ। विनोदिनी की मानस मूर्ति ने सारे संसार, समूचे आकाश और और अपने सभी कर्तव्यों को छुपा लिया। मानो आज बिहारी ने अचानक आकर उसके जीवन की स्याही भरी सीलबंद दवात उलटकर तोड़ दी। विनोदिनी की काली आंख और काले बालों ने देखते ही देखते फैल कर उसके पहले किसी सब लिखावट लिप पोत कर बराबर कर दी।